वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गर्म तारे पे रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मैंशन 24, जो एक तेलुगु लैंग्वेज वेब सीरीज है। लीड एक्टर्स है वरलक्ष्मी मोहतरमा। आप सीरीज के बारे में बात करें तो पता नहीं ओमकार ने इस सीरीज को क्यों बनाई। हीरोइन जाती है अपने फादर को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़े मैंशन के अंदर, लेकिन वहाँ पर हमारी हीरोइन को एक आंख फुटा वाला इंसान मिलता है और सीरीज में एपिसोड्स के नाम रूम नंबर के हिसाब से होते हैं। हर रोज सुबह सवेरे काम धाम छोड़कर हीरोइन उस बंदे के पास जाती। वो बंदा हर एक रूम नंबर की अलग अलग कहानी सुनाते रहता। गई थी अपने फादर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मेन काम छोड़कर इसके साथ बैठकर कहानियां सुनने लगी और कहानियां ऐसी होती है, वाह लाजवाब। खैर वेब सीरीज न्यू है, लाना तो पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़े पुराने मैंशन को दिखाया जाता है और उस मैंशन के अंदर अमृता नाम की एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बेहोश पड़ी होती है और ऊपर से बहुत जख्मी भी। और बेहोशी की हालत में ही ये मोहतरमा हम लोगों को अपनी कहानी बताने लगती है कि यहाँ पर ये अपने फादर को ढूंढने के लिए आई थी, सच को जानने के लिए, लेकिन अब ये बेबस लाचार है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। टीवी न्यूज चैनल में एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कालिदास नाम का एक बंदा एक बहुत बड़े खजाने के साथ फरार हो चुका है। पुलिस वाले कालिदास की तलाश में है। जब मीडिया वाले आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड सूर्या के पास जाकर सवाल पूछने की कोशिश करने लगते हैं, तो सूर्या मीडिया वालों को कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि इसके पास खुद जवाब ही नहीं होता। कहने लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, बाद में अपडेट देंगे। दूसरे सीन में कालिदास की बीवी सावित्री को दिखाया जाता है, जो शायद काफी दिनों से बीमार होती है हॉस्पिटल में। मतलब होश तो होता है लेकिन हरकत नहीं होती बॉडी में। टीवी में अपने हस्बैंड की न्यूज देखकर बेचारी और टूटकर बिखर जाती है। कालिदास की बेटी का नाम ही होता है अमृता, जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होती है। मीडिया वाले अमृता के पास आकर यही सवाल पूछने लगते हैं कि आपके फादर के कांड में आपका भी हाथ है? आपके फादर तो एक देशद्रोही निकले, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? अमृता बेचारी यही कहने लगती है कि मेरे फादर कोई देशद्रोही नहीं है, वो एक सिंसियर गवर्नमेंट ऑफिसर है। मैं खुद अपने फादर का पता लगाऊंगी। उसके बाद अमृता अपने फादर के कुलिग्स के पास जाकर अपने फादर के बारे में पूछने लगती है। इसी में अमृता जयप्रकाश नाम के एक बंदे के पास भी जाती है, अपने फादर के बारे में पूछने लगती है। जयप्रकाश यही कहने लगता है कि तुम्हारे फादर तो एक धोखेबाज निकले। अमृता कहने लगती है, मैंने आपके डिपार्टमेंट से ही एक बात पता किया कि लास्ट टाइम मेरे फादर उस पुराने मैंशन के अंदर गए थे। अब मैं खुद उस मैंशन के पास जाकर मेरे फादर के साथ क्या हुआ वो मैं पता करूंगी। जयप्रकाश कहने लगता है, अगर तुम्हारे फादर उस मैंशन के अंदर गए हो तो तुम अपने फादर को भूल जाओ, क्योंकि अब तक जो कोई भी उस पुराने मैंशन के अंदर गया लौटकर वापस नहीं आया। अब तुम भी ये गलती मत करना। सो अमृता पुलिस स्टेशन जाकर अपने फादर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगती है और ये भी कहने लगती है कि लास्ट टाइम मेरे फादर उस पुराने मैंशन के अंदर गए थे। वो सीआई भैरवा कहने लगता है, अगर आपके फादर उस मैंशन के अंदर गए तो कोई भी आपके साथ नहीं जाने वाला मैडम। कल को मेरी फोटो भी अखबार में छप गई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? जब अमृता वहाँ से बाहर आ रही होती है तो एक कांस्टेबल अमृता को उस पुराने मैंशन के एड्रेस के बारे में बताने लगता है। सो उसके बाद अमृता उस पुराने मैंशन के पास जाती है तो उस मैंशन के बाहर ही एक छोटा सा टेम्पल जैसा होता है। टेम्पल नहीं, कुछ चीजें बंदी होती है। तो यहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करके एक कमरे में जाती है तो यहाँ पर इस मैंशन का वॉचमैन होता है। अमृता इस वॉचमैन से झूठ बताने लगती है कि एक्चुअली मैं इस मैंशन की कहानी को लिखने के लिए आई हूँ, क्या आप इस मैंशन के बारे में कुछ बातें बता सकते हो? वॉचमैन कहने लगता है कि इस मैंशन में जितने रूम्स है उनकी अलग अलग अपनी कहानी है। इन्हीं कहानियों को सुनकर कोई भी इस मैंशन के अंदर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रूम नंबर 504 की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। कुछ महीनों पहले इस रूम में चतुर्वेदी नाम का एक नॉवेलिस्ट रहता था। पीस ऑफ माइंड के साथ अपने कहानियों को लिखने के लिए चतुर्वेदी अपने फैमिली से दूर इस मैंशन में आकर एक रूम लेकर अपनी नॉवल की कहानी लिखने लगता है। टाइपराइटर की मदद से जब ये बंदा कहानी लिख रहा होता है तो उसके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, जैसे कमरे की लाइट्स ब्लिंकिंग होना और थोड़ी देर बाद वो टाइपराइटर अपने आप टाइप होने लगता है और वो टाइपराइटर ये लिखता है कि 404 में बच्चे हैं, सावधान रहो। यह देखकर चतुर्वेदी ही सोचने लगता है कि इसको नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया। फटाफट से मेडिकल स्टोर जाकर स्वप्ना नाम की एक लड़की से सर दर्द की दवाई मांगने लगता है। उसी वक्त ली नाम का एक बंदा भी पेपर में के कुछ मेडिसिन स्वप्ना को देने के लिए कहता है। इन मेडिसिन को देखकर स्वप्ना कहने लगती है कि ये मेडिसिन हमारे पास नहीं मिलेंगे, आप बगल में जाइए। वो बंदा ले ली जाने के बाद स्वप्ना चतुर्वेदी को सर दर्द की दवाई देती है। खैर चतुर्वेदी वापस अपने रूम आकर दवाई खाकर जब दोबारा कहानी लिखने के लिए टाइपराइटर के पास जाता है तो टेबल पर टाइपराइटर मौजूद नहीं होता।
जब अपने टाइपराइटर को ढूंढ रहा होता है तो उसके कमरे में एक छोटे बच्चे का शू नजर आता है और इसी तरह इसका टाइपराइटर कहीं दूर पड़ा हुआ होता है। चतुर्वेदी यही सोचने लगता है कि ये काम 404 के बच्चों का ही हो सकता है। वो जूता लेकर फटाफट से उस रूम के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन ही नहीं करता। इसी दरमियान में 409 से राधिका नाम की एक प्रेग्नेंट औरत आकर चतुर्वेदी को हल्के से डांटने लगती है कि आप इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो, मैंशन में दूसरे लोग भी है। इस तरह से वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है। खैर 404 रूम के बाहर ही एक शूज का रैक होता है, तो उन बच्चों की अकल ठिकाने लगाने के लिए चतुर्वेदी इन सारे शूज को एक कवर में बांधकर डस्टबिन में फेंक देता है। तभी एक पागल बंदा चतुर्वेदी के सामने आकर भगवत गीता का एक श्लोकन बताने लगता है। मतलब इस श्लोक का मतलब होता है आत्मा का अंत नहीं। खैर उसके बाद जब चतुर्वेदी वापस अपने रूम में आता है तो इसके रूम में कुछ बच्चे घूमने फिरने की आवाज सुनने लगता है और थोड़ी देर के बाद काफी सारे बच्चों की आत्मा चतुर्वेदी के पास आकर शायद इसको मार देते हैं। सो इस तरह से वो वॉचमैन अमृता को उस रूम की कहानी बताने लगता है। अमृता कहने लगती है कि चतुर्वेदी की कहानियों को मैंने भी पढ़ा, उसकी कहानियों से ही हमको ये बात पता चलती है कि चतुर्वेदी बच्चों से नफरत करता है। मतलब हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है और इसी तरह चतुर्वेदी को बच्चों से उनकी आवाज से नफरत होती है। वही नफरत भय में बदल चुका होगा, इसी को हम फिडोफोबिया कहते हैं। हाँ ये बात सच है कि चतुर्वेदी मिसिंग हो चुका है, लेकिन बच्चों की आत्मा ने उसको मार दिया। एक काल्पनिक कहानी है। इस तरह से उस वॉचमैन को एक क्लैरिटी देती है इस कहानी में। खैर उसके बाद अमृता अपनी माँ को वापस अपने घर लाती है और अपनी माँ की देखरेख करने के लिए गुज्जम्मा नाम की एक सिस्टर को भी तैनात कर देती है। रेडी शडी होकर ये मोहतरमा दोबारा उसी पुराने मैंशन के पास जाती है, दोबारा उस वॉचमैन से मिलती है। इस बार ये वॉचमैन रूम नंबर 203 की कहानी बताने लगता है और एक्चुअली इस कहानी में स्वप्ना की कहानी को दिखाया जाता है। वही स्वप्ना जो मेडिकल स्टोर में दिखाई दी थी। हर सुबह स्वप्ना की माँ स्वप्ना को कॉल करती रहती है। इन दोनों की बातों से ये बात पता चलती है कि स्वप्ना और इसकी माँ के बीच कुछ जमती नहीं और हमेशा स्वप्ना की माँ स्वप्ना को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ही पूछती रहती है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। स्वप्ना यही कहने लगती है, अरे माँ ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे काम के लिए जाना है, लेट हो रहा है, बस तुम फोन रखो। इस तरह से स्वप्ना अपने मेडिकल स्टोर पर जाती है। तो थोड़ी देर के बाद स्वप्ना के मेडिकल स्टोर के पास चतुर्वेदी और वो लिली आते हैं और थोड़ी देर के बाद स्वप्ना के साथ काम करने वाली राधा भी अपने काम पर आती है। स्वप्ना से कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि आज लीव ले लूंगी, लेकिन घर में मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी के काम मुझे और सर दर्द दिलाते हैं। घर में रहने से बेहतर काम पर आना ही अच्छा होगा मेरे लिए। और इसी तरह यहाँ पर स्वप्ना कुछ पिल्स लेती रहती है। राधा इसको डांटती रहती है कि तुम ये पिल्स लेना बंद करो, तुम इसकी एडिक्ट हो जा रही हो। स्वप्ना को समझाने लगती है कि तुम अपनी माँ की बात को मान लो, किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लो। इन दोनों की बातों से एक और बात पता चलती है कि स्वप्ना एक शादीशुदा बंदे से प्यार करती रहती है। इसी बातों ही बातों में स्वप्ना का बॉयफ्रेंड स्वप्ना को कॉल करता है। स्वप्ना थोड़ा हल्के से साइड में जाकर ये बात पूछने लगती है कि बेबी तुम 2 दिनों से कहाँ पर थे। इसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि बेबी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तभी स्वप्ना ये देखती है कि राधा अब अपने काम पर आ रही होती है। ये देखकर स्वप्ना शॉक में रह जाती है कि अगर राधा अब अपने काम पर आ रही है तो इससे पहले मैंने किससे बात किया। खैर काम वाम खत्म होने के बाद जब स्वप्ना वापस अपने मेंशन आती है तो थोड़ी देर के बाद इसका बॉयफ्रेंड इसके पास आता है। स्वप्ना को हल्के से डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा, अगर मैं तुम्हारा फोन पिक नहीं किया तो बार बार कॉल मत किया करो। इसके बावजूद भी तुम इतनी बार कॉल्स क्यों करने लगी। अब तुम्हारी वजह से हम दोनों की बात मेरी वाइफ को पता चल चुकी है। स्वप्ना कहने लगती है चलो अच्छा हुआ पता तो चल गया, कभी न कभी तो पता ही चलना ही था। तुम फटाफट से अपनी वाइफ को डिवोर्स के लिए मनवा लो। अगर वो डिवोर्स के लिए नहीं मानेगी तो मैंने तुमको ऑलरेडी एक प्लान बता दिया, उसको फॉलो करो। स्वप्ना का बीएफ कहने लगता है ठीक है मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास हूँ, ये बात किसी को मत बताना। खैर आधी रात को जब स्वप्ना उसका बीएफ सो रहे होते हैं तो स्वप्ना के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। मतलब स्वप्ना को ऐसा लगता है कि कोई इसके घर में है। खैर सुबह होने के बाद जब स्वप्ना वापस अपने मेडिकल स्टोर जाती है तो स्वप्ना के पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आकर स्वप्ना के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं, क्या आप इस बंदे को जानते हो? अगर ये बंदा आपके कांटेक्ट में आया तो फटाफट से हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। इस बंदे ने अपने वाइफ और अपने बच्चों को मारकर फरार हो चुका है। यह जानने के बाद स्वप्ना फटाफट से अपने मेंशन आती है। उस वक्त इसका बीएफ बाथरूम में होता है। स्वप्ना कहने लगती है कि मैंने तो तुमको अपनी वाइफ को टैबलेट्स देकर मारने के लिए कहा, लेकिन तुमने अपनी वाइफ को चाकू से क्यों मारा? अब हम दोनों यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, चलो हम यहाँ से फटाफट से निकल लेंगे। इस तरह से स्वप्ना अपनी बैग पैक करने लगती है। लेकिन इसी बातों के दरमियान वॉशरूम में रहने वाला इसका बीएफ
एक ही बात रटते रहता है कि बेबी मैं यहाँ पर हूँ किसी को मत बताना, कि बेबी मैं यहाँ पर हूँ किसी को मत बताना। भरोसे वाला दूसरी लाइन ही नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद स्वप्ना की घर की घंटी बजने लगती है। स्वप्ना यही सोचने लगती है कि शायद पुलिस वाले इसके घर को आए होंगे। जब दरवाजे के होल से बाहर देखती है तो बाहर इसका बीएफ होता है। यह देखकर स्वप्ना शॉक में रह जाती है। अगर इसका बीएफ अब आ रहा है तो वॉशरूम में कल रात से मेरे साथ कौन था, और इस दरमियान में भी वो बाथरूम वाला बंदा यही कहते रहता है कि मैं यहाँ पर हूँ किसी को मत बताना बेबी। खैर स्वप्ना डर के मारे जब अपना दरवाजा ओपन करती है तो इसका बीएफ बाथरूम में उस अनजान बंदे को देखता है। स्वप्ना का बीएफ अपने हाथ में हथौड़ी लेकर धीरे धीरे उस वॉशरूम के पास जाता है उस बंदे को मारने के लिए। लेकिन तभी इसके फ्लैट में खून टपकने लगता है और इसी तरह सामने होने वाला इसका बीएफ पीछे आता है शैतान के रूप में और शायद स्वप्ना को मार देता है। इस तरह से वॉचमैन स्वप्ना की कहानी को बताने लगता है अमृता को। और यहाँ पर वॉचमैन एक और बात भी बताने लगता है कि जब स्वप्ना के बीएफ ने अपनी बीवी बच्चे को मार दिया उसी वक्त उसने भी खुदकुशी कर ली थी। स्वप्ना की बीएफ की आत्मा ही स्वप्ना के पास आकर उसको अपने साथ ले गई, मतलब स्वप्ना को मार दिया। अमृता कहने लगती है कि स्वप्ना के बीएफ ने आत्महत्या कर ली, ये बात तो सच्ची है, लेकिन एट द सेम टाइम स्वप्ना कुछ ज्यादा ही पिल्स का इस्तेमाल करने लगी थी, जिसकी वजह से इसको काफी सारे अजीबोगरीब हैलुसिनेशंस होने लगे। और इसका हैलुसिनेशन इतना बढ़ चुका था कि स्वप्ना अपने फ्लैट में एक भूत को इमेजिनेशन करके अपने आप को मार लिया। इस तरह से अमृता इस कहानी के बारे में भी एक क्लैरिटी देती है। खैर दूसरे दिन अमृता दोबारा उसी मैंशन के पास जाती है। वो वॉचमैन दोबारा अमृता को रूम नंबर 605 की कहानी सुनाने लगता है। एक दिन राधा की फैमिली एक ब्रोकर की मदद से इस मैंशन के पास आए। राधा मतलब वही स्वप्ना की कुलिक। राधा के घर में इसका हस्बैंड, इसका ससुर, इसके 2 बच्चे रहते हैं। और राधा का ससुर हमेशा एक बक्से को अपने सीने से ही लगा के रखता है। इस बक्से में इसके वाइफ के कुछ सामान होते हैं। राधा के सास का नाम होता है देवड़म्मा। राधा का हस्बैंड राजू अपनी बेटी का नाम अपनी माँ का ही नाम रखता है, मतलब देवड़म्मा। खैर वो ब्रोकर इन लोगों को रूम दिखाते हुए ये भी कहने लगता है कि सर आप लोग गलती से भी रूम नंबर 613 के पास मत जाइए। एक टाइम पर उस फ्लैट में एक तांत्रिक रहता था, ब्लैक मैजिक करके आत्माओं का वश किया करता था। लेकिन सडनली एक दिन वो तांत्रिक मिस हो गया, तभी से वो फ्लैट बंद पड़ा है। ब्रोकर जाने के बाद राजीव के पास वो पागल बंदा आता है। दोबारा राजीव को एक भगवत गीता का स्लोगन बताने लगता है। इसका मतलब है मृत्यु तय है। खैर रात होने के बाद राजीव की बेटी देवड़म्मा अपने फादर से उसकी माँ की कहानी सुनाने के लिए कहती है। जब राजू छोटा बच्चा था तो इनकी फैमिली एक छोटे गांव में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उस गांव में देवड़म्मा गांव वालों की बहुत हेल्प किया करती थी। मतलब किसी को भी अगर भूत प्रेत पकड़ लिया तो देवड़म्मा अपने तंत्र मंत्र की विद्या की मदद से उस भूत को भगाया करती थी, अपने वश में किया करती थी। इसी दरमियान में एक दिन देवड़म्मा मरने लगी। मरते मरते अपने बेटे को ये वादा करने लगी कि बेटा फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि मैं जरूर लौटकर वापस आऊंगी। हम सारे लोग दोबारा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अपनी माँ मरने के बाद राजू ये भी तंत्र मंत्र करने लगता है अपनी माँ की आत्मा से बात करने के लिए, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। हर रोज राजीव का यही काम होता है, अपनी माँ की फोटो के सामने आकर यही कहने लगता है कि माँ तुम कब मेरे पास आओगी। अब राजीव की बीवी राधा मेडिकल स्टोर में तो काम करती ही है और राधा ने कुछ लोगों से पैसे उधार पर लिया होता। वो लोग राधा को कॉल करके धमकियां देने लगते हैं कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो 9 to 6 मेरे घर आते रहो। राधा को परेशान हुआ देख स्वप्ना राधा की परेशानी पूछने लगती है। राधा कहने लगती है मेरे हस्बैंड की माँ तो कब का उसके बचपन में मर गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी भी अपनी माँ को ही याद करते रहते हैं और ऊपर से वो अपने बिजनेस में वो सारा पैसा गवा दिया, जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड का दिमाग सटक गया। दूसरी तरफ राजू अपने फादर और अपने दोनों बच्चों को लेकर वो रूम नंबर 613 में जाने लगता है, जो काफी सालों से बंद पड़ा था। इस कमरे में आने के बाद राजू कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए अपनी माँ की आत्मा को बुलाने लगता है। तो इस बार देवड़म्मा की आत्मा इसको नजर आने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब राधा वापस अपने घर आती है तो उसके घर के सारे लाइट्स ऑफ होते हैं। राजू अपनी माँ की फोटो अपने हाथ में लिए हुए कहने लगता है कि मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए वापस आ गई। इस तरह से राधा को भी लेकर उस रूम में जाने लगता है। उस कमरे में राधा सच में अपनी सासू माँ को देखने लगती है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर इसकी सास नहीं बल्कि इसकी बेटी होती है, जो हूबहू देवड़म्मा के रूप में बैठी होती है। राजीव की बेटी देवड़म्मा अपनी दादी की तरह बात करने लगती है कि डरो नहीं चिन्ना, अब मैं वापस आ चुकी हूँ
अब हम सारे लोग एक साथ रहेंगे। मुझे पता है तुम लोग जीने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हो। मैं तुम लोगों को इस स्ट्रगल से मुक्त करने के लिए आई हूँ। उस दुनिया में मैंने तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर लिया। तुम भी आ जाओ राधा बिटिया। थोड़ी देर के बाद जब इनके घर में काम करने वाली सर्वेंट इनके घर आती है तो घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। जब ये नौकरानी उस रूम के अंदर जाती है तो सारी की सारी फैमिली लटक रहे होते हैं, मतलब आत्महत्या कर ली। तो यह कहानी सुनने के बाद अमृता वॉचमैन से कहने लगती है कि पहले से ही राधा का हस्बैंड सटक चुका है, राधा कर्जे में डूबी है और ऐसे माहौल में राधा का हस्बैंड अपने बच्चों को तंत्र मंत्र की कहानियाँ सुनाने लगा था। बच्चों का दिमाग एक साफ सुथरा पेपर जैसा होता है, अगर उस पेपर में कुछ भी लिख दिया जाए तो मिटा नहीं सकते। हाँ, पेंसिल से लिखने पर वो बात अलग है। सो छोटी देवड़म्मा अपनी दादी की कहानियाँ सुनकर उस कैरेक्टर को अपने आप में इमेजिनेशन करने लगी। उस छोटी बच्ची की बातों को मानकर सारे परिवार आत्महत्या कर लिया बस। खैर दूसरी तरफ जब बुज्जम्मा मतलब वो सिस्टर अमृता की माँ को दवाई देने लगती है तो वो दवाई का बक्सा अपने आप दूर गिरने लगता है और उसी तरह बुज्जम्मा को एक बहुत ही भयंकर पैर नजर आता है। बुज्जम्मा शॉक में रह जाती है, अमृता से कहने लगती है कि मैडम आप प्लीज उस मैंशन पर मत जाइए। जब से आप वहाँ पर जाने लगे तो मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ घटनाएं पेश आ रही है। लेकिन अमृता इसकी बातों पर यकीन ना करते हुए दोबारा उस मैंशन के पास जाकर उस वॉचमैन से मुलाकात करने लगती है। इस बार ये वॉचमैन रूम नंबर 409 की कहानी सुनाने लगता है। इस रूम में राधिका नाम की एक प्रेग्नेंट औरत अकेली रहती है और इसी तरह राधिका एक बहुत बड़ी फेमस डांसर होती है, क्लासिकल डांसर। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि राधिका को हर रोज कोई न कोई बुरा सपना आते रहता है। फटाफट से अपनी नींद से जागकर राधिका अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, वीडियो कॉल। इसका हस्बैंड कहने लगता है कि यहाँ पर काम अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे आने में और 2 दिन लग जाएंगे। राधिका अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझको फॉलो कर रहा है, मेरी फोटोज क्लिक कर रहा है, शीशे में देखने पर मैं खुद अपने आप को मार रही हूँ। लेकिन इसका हस्बैंड इसको हौसला देने लगता है। उसके बाद राधिका रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो उस वक्त भी राधिका को ऐसा लगता है कि कोई इसके फोटोज खींच रहा है। तो वो लेडी डॉक्टर राधिका को एक साइकियाट्रिस्ट के बारे में बताने लगती है। उसके बाद जब राधिका वापस अपने घर आती है तो एक डॉल अपने प्लेस पर रहने के बजाय खटिया के नीचे होता है। जब राधिका उस डॉल को लेने की कोशिश करने लगती है तभी एक भयंकर हाथ आकर इस डॉल को खींच ले जाता है। दूसरे दिन राधिका फटाफट से उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है। राधिका की प्रॉब्लम सुनने के बाद ये डॉक्टर राधिका को हिप्नोटाइज करके इसके पास्ट के बारे में पूछने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले राधिका एक बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी, हर रोज प्रैक्टिस किया करती थी। इसी दरमियान में राधिका की मुलाकात राजू नाम के एक फोटोग्राफर से होती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। लेकिन इसी दरमियान में राधिका प्रेग्नेंट होती है। लेकिन राधिका का सपना होता है कि ये ग्रेट डांसर बने, जिसकी वजह से राधिका अबॉर्शन करवा लेती है बिना राजू को बताए। राजू तो इसके साथ शादी करके घर बसाने का सोच रहा था। राधिका यही कहने लगती है कि मुझे मेरा डांसिंग इम्पोर्टेंट है, मेरा करियर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इस तरह से इन दोनों के बीच झगड़ा होकर ये दोनों जुदा हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर राधिका से पूछने लगता है क्या उसके बाद आपकी मुलाकात राजू से हुई? राधिका कहने लगती है नहीं। डॉक्टर यही कहने लगता है कि आप अपने पास्ट के बारे में मत सोचा करिए बस। उसके बाद जब राधिका वापस अपने घर आती है तो मिरर में एक छोटी बच्ची की आत्मा राधिका को नजर आते हुए यही पूछने लगती है कि माँ मैं हूँ तुम्हारी बेटी, क्यों तुमने मुझे मार दिया? इसी दरमियान में राधिका के पास राजू की आत्मा भी आती है। उस छोटी बच्ची आत्मा से कहने लगता है कि डरो मत बेटा, तुम्हारी माँ को भी मैं हमारे दुनिया में ले आता हूँ। इस तरह से राधिका को मार देते हैं। ये कहानी सुनने के बाद अमृता वॉचमैन से कहने लगती है कि राधिका अपने पास्ट को भूलकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब राधिका को प्रेगनेंसी आई तो राधिका अपने पहले प्रेगनेंसी के बारे में याद करके दुखी होने लगी। उसको अपनी गलती का एहसास होकर मेंटली डिस्टर्ब होने लगी और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से इसने अपने आप को मार लिया। खैर उसके बाद जब अमृता वापस अपने घर आती है तो घर का वॉचमैन अमृता को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। जब अपने घर जाती है तो इसके घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। इन्हीं किताबों में से इसके फादर की एक डायरी भी होती है। अमृता इस डायरी को पढ़ने लगती है। कुछ दिनों पहले कालिदास और उसकी टीम मेंबर्स किसी जगह पर खुदाई कर रहे थे तो कालिदास को एक मैप मिलता है, बहुत ही पुराना मैप। उस मैप को फॉलो करते हुए कालिदास उस पुराने मैंशन के पास जाता है। खैर प्रेजेंट डे पर जब अमृता वापस उस मैंशन के पास जाती है तो वॉचमैन रूम नंबर 307 की कहानी बताने लगता है। और एक्चुअली इस रूम में लिली नाम का एक बंदा रहता है जो बहुत ही साइको किस्म का होता है।
और इसी तरह एक अच्छा खासा आर्टिस्ट भी होता है। लिली अपने हाथों से एक लड़की का चेहरा बनाकर इस मास्क का नाम रखता है जेसी। और इसी तरह इस रूम में ऐसे काफी सारे मास्क होते हैं। उसके बाद जब लिली एक फ्रीजर रूम में जाता है तो वहाँ पर इंसानों के टुकड़े टुकड़े होते हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर। तो लिली एक लड़की का पैर लेकर टुकड़े टुकड़े करके इसका कीमा बनाने लगता है। तभी एक नाइजीरियन लिली के पास आकर इसको कुछ पैसे देते हुए इंसान का गोश्त खरीदने लगता है। उसके बाद जब लिली थोड़ा बाहर जाता है तो किसी बस स्टॉप के पास कुछ प्रोस्टिट्यूट नजर आते हैं। तो लिली सुल्ताना नाम की एक लड़की को अपने घर लाता है। पहले तो सुल्ताना इस कमरे में रखे हुए मास्क को देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब दिखने में ये मास्क बहुत ही रियल लगने लगते हैं। खैर सुल्ताना को भूख लगने की वजह से लिली सुल्ताना को इंसान का गोश्त खिलाने लगता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। लेकिन सुल्ताना को नहीं बताता ये किसका गोश्त है। थोड़ी देर के बाद जब लिली और सुल्ताना कान करने ही वाले होते हैं तो सुल्ताना को जेसी नजर आने लगती है। जेसी का नाम सुनते ही लिली शॉक में रह जाता है। अपने फ्लैट में ढूंढने लगता है कि यहाँ पर कैसे जेसी आ सकती है। इसी दरमियान में जेसी की आत्मा प्रकट होकर लिली को मार देती है। तो वॉचमैन अमृता से कहने लगता है उस रूम में क्या हुआ अब तक किसी को पता नहीं। जो लड़की सुल्ताना थी वो बच गई थी, लेकिन वो पागल हो गई थी। इसके बारे में क्या जवाब है तुम्हारा? तो अमृता अपने तरीके से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। लाइब्रेरी जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है, पागल खाने जाती है। दूसरे दिन दोबारा उस वॉचमैन के पास आकर असली कहानी को बताने लगती है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले लिली बस स्टॉप के पास आकर सुल्ताना की बहन को अपने घर लाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जब सुल्ताना अपनी बहन को नहीं देखा तो वो पुलिस में कंप्लेंट करने लगी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं रहा। तभी एक दिन सुल्ताना लिली को देखती है जो अपनी बहन को अपनी गाड़ी में ले गया था। सुल्ताना उस फ्रीजर में अपनी बहन की लाश को देखकर इसने खुद अपने हाथों से लिली को मार दिया और सारे लोगों को यही कहानी बताने लगी कि लिली को भूत ने मार दिया। और एक्चुअली सुल्ताना कोई पागल नहीं हुई होती। अमृता सुल्ताना से मुलाकात किया था। उसके बाद अमृता वॉचमैन से कहने लगती है कि आपने तो सारी कहानियां बता दिया, लेकिन रूम नंबर 24 की कहानी नहीं बताई। वॉचमैन अमृता को उस कमरे की चाबी देते हुए कहने लगता है जो कोई भी उस रूम में गया लौटकर नहीं आया। इस तरह से अमृता उस रूम में जाने लगती है। तो इस कमरे में एक सीक्रेट बेसमेंट होता है और इसी बेसमेंट की दीवार में अमृता अपने फादर के हाथ पर बंधे हुए एक धागे को देखती है। अमृता फटाफट से एक हैमर लेकर उस दीवार को फोड़ने लगती है तो उस दीवार के अंदर इसका फादर मरा पड़ा होता है। तभी यहाँ पर ये वॉचमैन आता है। इस वॉचमैन का असली नाम होता है सीताराम, जो बिल्कुल भी अंधा नहीं होता, मतलब 2 आंखें अच्छी तरह से नजर आती है। और एक्चुअली सीताराम आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ही काम करता रहता है। अमृता कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर लिया था। मुझे डराने के लिए ही तुमने ऐसी काल्पनिक कहानियाँ बताने लगे। मुझे और डराने के लिए तुमने अपने पालतू कुत्तों को मेरे घर भेजा। आखिरकार तुमने मेरे फादर को क्यों मारा? तो सीताराम जो हुआ वो बताने लगता है। अब कुछ दिनों पहले कालिदास को एक मैप मिला था ना, उस मैप के जरिए से कालिदास उस पुराने मैंशन के अंदर गया तो पता चला कि इस मैंशन के नीचे बहुत सारा खजाना हो सकता है। इतना खजाना सोच भी नहीं सकते। ये बात जानने के बाद सीताराम कालिदास से यही कहने लगता है, अरे कालिदास, अगर ये खजाना गवर्नमेंट को देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मेडल, क्लैप्स, इससे बेहतर है हम शेयर कर लेंगे। लेकिन कालिदास एक सिंसियर ऑफिसर होता है। वो पुलिस वाला, जयप्रकाश, सीताराम, ये तीनों मिलकर कालिदास को मार देते हैं। प्रेसिडेंट डे पर ये तीनों अमृता को भी बहुत मारने पीटने लगते हैं। जब अमृता फुल्ली बेहोश हो जाती है तभी कालिदास की आत्मा दीवार से बाहर निकलकर अमृता के शरीर में प्रवेश करके इन सारे लोगों को मारने पीटने लगती है। सारे लोगों को मार भी देती है। उसके बाद जब अमृता वापस अपने घर आती है तो अमृता के साथ साथ इसके फादर की आत्मा भी यहाँ पर आती है। ट्रीटमेंट लेती हुई अमृता की माँ फटाक से होश में आकर अपने पति की आत्मा को देखने लगती है। थोड़ा नैन में टक्का होने के बाद कालिदास की आत्मा वहाँ से वैनिश हो जाती है। उसके बाद अमृता ने इस खजाने को बचाने की वजह से गवर्नमेंट इसको एक पुरस्कार देती है और इसी तरह अमृता को एक बहुत बड़ा पोस्ट भी देती है। दूसरे दिन से ही अमृता एक बहुत बड़ी टीम को तैयार करके उस मैंशन के अंदर जाकर खुदाई करने का काम स्टार्ट कर ही देती है। इसी दरमियान में अमृता को एक छोटा सा लॉकेट मिलता है जिसमें कुछ सांप बने होते हैं। जब अमृता ये लॉकेट सूर्य प्रकाश को दिखाती है, सूर्य प्रकाश फटाफट से अमृता से कहने लगता है कि थ्रो इट अवे, लेकिन तभी अमृता ही थ्रो इट अवे हो जाती है, मतलब किसी अंधेरी गुफा के अंदर खींची चली जाती है। इस तरह से यहाँ पर ये पहला सीजन द एंड होता है। तो ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।